स्क्रीन पे ये जो मैप देख रहे हैं आप ना, और ये मैप बताता है कि उस समय भी चाइना कैसे सोचता था। और चाइना ऐसा लगता है जैसे एक ही किताब है जिस किताब के फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहा है और सफलता भी पा रहा है। ये एक रूट है जिस रूट को कहते हैं सिल्क रोड। आखिरकार मैंने क्यों कहा कि एक ही फॉर्मूला है जो चाइना इस्तेमाल करता है, लेकिन अब चाइना के इस फॉर्मूले को बड़ी चुनौती देने के लिए भारत और जापान दोनों आ गए हैं। अमेरिका ने अभी जो स्थिति पैदा कर दी है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्वाड भी आगे क्या रूप लेगा और क्या नहीं। ऐसे में जापान और भारत साथ आ गए हैं और जापान ने भारत को एक ऐसा उपाय बताया है जो उपाय भारत के लिए ब्रह्मास्त्र है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं उन्हें याद होगा मैंने कहा है कि भविष्य में आप देखेंगे ना, दो देश एक साथ आपको देखने को मिलेंगे और वो है जापान और भारत। और ऐसा ही होता हुआ अब दिख भी रहा है। मैंने शुरुआत में ये एक मैप दिखाया और इस मैप में दिखाया सिल्क रूट। ये रूट क्या था? ये न एक व्यापारिक मार्ग था और वैसे तो किसी आदमी या किसी देश ने इस सड़क को नहीं बनाया था, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हुआ। 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी, यानी बहुत पहले की बात है। उस समय चीन में राजवंश था हान का, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यापार की शुरुआत करनी शुरू कर दी और व्यापार के लिए इन्होंने रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और तब धीरे धीरे इस रूट का निर्माण हुआ। चाइना से पश्चिमी क्षेत्रों में क्या जाता था? पश्चिमी क्षेत्रों में जाता था रेशम, इसीलिए इस पूरे इलाके का नाम रख दिया गया, इस पूरे रूट का नाम रख दिया गया सिल्क रूट। सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक जाता था? चाइना को जोड़ता था ये। चाइना के अलावे भारत से होते हुए उस समय ईरान, जिसे पर्सिया कहते थे, ईरान, सऊदी अरब, रोमन एम्पायर, इन सबको ये जोड़ रहा था। और यहाँ तक चाइना का व्यापार फैला हुआ था। सिर्फ चाइना का ही नहीं, चाइना से रेशम जाता था तो भारत से मसाले जाते थे। हर देश से कुछ न कुछ, रास्ते में पड़ने वाले हर देश से कुछ न कुछ जाता ही था। इस व्यापारिक रूट का फायदा किसे मिलता था? तो कहा जाता है कि हान वंश ने एक नियम धीरे धीरे बना दिया था और उस नियम के आधार पर देना पड़ता था श्रद्धांजलि। और ये श्रद्धांजलि का क्या मतलब है? श्रद्धांजलि में फूल पत्ते नहीं दिए जाते थे, बल्कि कर वसूला जाता था, टैक्स दिया जाता था। यानी उस जमाने में भी टैक्स था और ये टैक्स अलग अलग क्षेत्रों से गुजरता था। किसी जगह पे श्रद्धांजलि के रूप में घोड़े दिए जाते थे, ऊन दिया जाता था, कीमती पत्थर दिया जाता था। अलग अलग कबीले थे इन रास्तों में जो किसी न किसी तरीके से ये श्रद्धांजलि देते थे। उसके बाद आया तांग राजवंश का शासन और इन क्षेत्रों पर चाइना का कंट्रोल और मजबूत हुआ और फिर स्थानीय शासकों को, चीनी सम्राट को बराबर श्रद्धांजलि भेजनी पड़ती थी। तो कुछ इस तरीके से सिल्क रूट काम करता था। ये तो रही प्राचीन काल की बात, जिस जमाने में घोड़े ऊंट पर चढ़कर व्यापार होता था। आज के समय में अगर आप देखें तो चाइना ने इसी फॉर्मूले को अपनाया और चाइना ने फिर BRI को फैलाना शुरू कर दिया और BRI कई देशों से होकर गुजरने लगा। BRI का मकसद क्या था? BRI का मकसद था चाइना को मजबूत करना, व्यापारिक तौर पर सप्लाई चेन पर कंट्रोल करना, और ऐसा होता भी चला गया। पाकिस्तान के साथ बना हुआ सीपेक रूट भले एक्टिव नहीं हो पाया अलग अलग कारणों से, लेकिन कई देशों में बना BRI चाइना को शुरुआती दौर में फायदा जरूर देने लगा। अब भले बहुत तरह के संकट चाइना के सामने आ रहे हैं। अब अभी का माहौल क्या है? अभी की अगर बात करें तो अमेरिका जिस तरीके से जापान के साथ भी व्यवहार कर रहा है और भारत के साथ भी व्यवहार कर रहा है, कई लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि अल जजीरा के इस खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब एशिया को छोड़ रहे हैं। और ये संभवतः इसलिए हो रहा है क्योंकि इन देशों के ऊपर
एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर जिस तरीके से वो कर रहे हैं, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा पक्का इरादा नहीं दिख रहा है जो चाइना के खिलाफ हो। अब ऐसे में जापान और भारत ये दोनों साथ आते हुए दिख रहे हैं। पहले जापान और भारत ने धीरे धीरे कई प्रोजेक्ट्स पे साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, लेकिन अब जापान ने अब भारत को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया है और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा एक मंत्री स्तरीय बैठक करने वाले हैं टीकैड की। क्या है ये? टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट। और यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट ये रखने वाले हैं, क्योंकि अभी दिख रहा है कि पता नहीं आगे किस तरीके का हो सीन और किस तरीके का न हो। इसके लिए इन्होंने जापान, अफ्रीका और एशिया को हिंद महासागर के माध्यम से जोड़ने वाला एक लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। जापान का ये प्रस्ताव अफ्रीका के तांबा उत्पादक देशों जैसे जाम्बिया, कोंगो, इन सबको जोड़ना है। साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि जापान चाहता है कि अफ्रीका, हिंद महासागर, भारत, मध्य एशिया, इन सब को एक रूट के माध्यम से जोड़ दिया जाए। और इससे क्या फायदा होगा? अफ्रीका के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल खनिज हैं और उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिस तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल को एक हथियार बना लिया है, उस हथियार को काटने के लिए ये एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जो इन देशों को जोड़े। और दूसरा, न सिर्फ चाइना बल्कि अमेरिका को भी यहाँ टारगेट किया जा रहा है। अगर अमेरिका अपने देश के साथ व्यापार नहीं करने देता है तो ये जो रास्ता होगा, ये रास्ता बहुत बड़ा बाजार खोलेगा और इस बाजार में भारत और जापान सामान बेच भी पाएंगे और खरीद भी पाएंगे। एक तीर से 2-3 निशाने सध रहे हैं। एक तो चाइना के BRI को जवाब मिल रहा है ताकि भारत और जापान भी चाइना के प्रभाव को मिलकर कम कर सकें। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के इन नीतियों के खिलाफ, खास तौर पर टैरिफ के खिलाफ, इन दोनों देशों को कई देशों का साथ भी मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं, टैरिफ लगने के बावजूद भी जापान की इकोनॉमी अपने आप को काफी अच्छे से अभी संभाल रही है। भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो भारत ने भी अभी तक प्रभावित नहीं होने दिया है। ऐसे में जापान का ये फॉर्मूला भारत के लिए सटीक बैठता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।